हेलो बच्चों, आज के क्लास में कोलॉइडल प्रॉपर्टीज का आज के क्लास में कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज बचा हुआ है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कई प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं मैं याद दिलवाता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट और चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन है कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज। ये 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो लास्ट क्लास में बताया भी गया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ये कंफर्म हो जाता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है। तो आज के क्लास में हम लोग यही समझेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं और इसके थ्रू कंफर्म कैसे होता है। तो समझिएगा चीज़ों को, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो इस कंटेनर में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया गया। ये जो डॉट डॉट जो दिखाया जा रहा है ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल है, ध्यान देना है। तो ये जो डॉट दिखाया गया डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल और ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है। थोड़ा बिगर कर दिखाया जा रहा है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है। तो ये बोल दिया जाए निगेटिव प्लेट और ये हम लोग का क्या बोल दिया गया है, पॉजिटिव प्लेट। तो जरा ये बताइए, अगर इन कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट या तो नेगेटिव प्लेट की ओर या तो पॉजिटिव प्लेट की ओर स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट, सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स या तो नेगेटिव प्लेट की ओर जाने लगते हैं या सारे के सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की ओर जाने लगते हैं। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिव प्लेट की ओर जाने लगे हैं। तो इसका मतलब सब पर पॉजिटिव चार्ज है। या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सब पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने लगे हैं। तो इसका मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और पुराने जमाने में इलेक्ट्रोफोरेसिस का पुराना नाम क्या था, कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस क्यों बोला जाता था, तो पुराने जमाने में ज्यादातर कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होते थे। तो पहले के जमाने में ज्यादातर कोलॉइडल सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज होता था, कैटायन का चार्ज होता था। तो जिस कारण से उसका पुराना नाम क्या रखा गया, कैटाफोरेसिस रखा गया। तो रिपीट करते हैं, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब चलिए आगे और भी एक नए टर्म को समझते हैं। ये तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। दूसरा टर्म है हम लोग का इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि इस कोलॉइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन एज ए होल न्यूट्रल है। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में बता दिया जा चुका है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन एज ए होल न्यूट्रल है। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज होगा। अब समझिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस किसे कहते हैं। अगर किसी तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दिया जाए, समझिएगा किसके मूवमेंट को रोका जा रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक दिया जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल्स मूव करेगा।
अब डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है, तो सारे पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करने लगेंगे। तो मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो दोनों में अंतर ध्यान में रखिए। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं, और डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोला जाता है। और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के थ्रू कोलॉइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है वो हम लोग पता कर लेते हैं। कैसे, समझिए। ये बताइए, ये डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल निगेटिव चार्ज किधर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगा। और कोलॉइडल पार्टिकल्स पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव किया, कोलॉइडल पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज। चलिए बदलते हैं सिचुएशन को। बोला गया कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है इस पर निगेटिव चार्ज है, तो इस कोलॉइडल पार्टिकल पर, ये सारे कोलॉइडल पार्टिकल पर निगेटिव चार्ज है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन एज ए होल न्यूट्रल होता है, तो डिस्पर्सन मीडियम पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। डिस्पर्सन मीडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब समझिए, अब अगर डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट होगा तो डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट निगेटिव प्लेट की ओर हो जाएगा, निगेटिव प्लेट की ओर। तो डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट निगेटिव प्लेट की ओर, कोलॉइडल सॉल्यूशन पर भी कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। चलिए, ये सारा कॉन्सेप्ट अब हम लोग अपने नोट्स में लिखते हैं। अभी जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वही सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बोर्ड पर लिखा गया है आप लोग इसको लिखिए, और लिखते समय जब पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो बोर्ड पर अभी बताया गया था वही सारा पॉइंट्स लिखा गया है। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको उतारिए, सारा वही पॉइंट्स लिखा गया है जो अभी आपको समझाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सब। तो इन सब पॉइंट्स को भी बोर्ड पर जो लिखा गया उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स बोर्ड पर ऑलरेडी पहले ही क्या कर दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं। आप लोग नोट्स में इसको उतारिए, और जब नोट्स में लिखने लगिएगा तब खुद ही फील कीजिएगा कि ये सारा पॉइंट्स आप लोगों को समझाया जा चुका है। चलिए हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन का नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसको समझिए, पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स को लिखेंगे। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पर ऑलवेज जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ऑलवेज या तो पॉजिटिव चार्ज या क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो एक यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाया गया, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, और ये कोलॉइडल पार्टिकल्स किस मूवमेंट में होते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट में होते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट में हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, इस चार्ज के कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे, समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज है। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, समझिए इस चार्ज के कारण से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। अब ये जिगजैग मोशन में है, तो जिगजैग मोशन में होने के कारण से ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेंगे।
जिगजैग मोशन होने के कारण से ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ध्यान दीजिए, चूंकि सारे पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू रिपल्सन ये कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। दूसरा केस मैं दे रहा हूं, इन सब पर से मैं चार्ज हटा दे रहा हूं। अब जरा ये देखिए कि अगर इन पर चार्ज हटा दिया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए इनको, अब ये ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट ये कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं। ये दोनों आपस में कोलाइड कर कर जुड़ सकता है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर कर जुड़ सकते हैं। तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पर से चार्ज हटा दिया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए, तो ये आपस में कोलाइड कर कर धीरे धीरे एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे। और जैसे जैसे ये बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कोलॉइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है, सब पर पॉजिटिव चार्ज, तो पार्टिकल में रिपल्सन होगा, पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे नहीं। या सब पर निगेटिव चार्ज, तो फिर रिपल्सन होगा, पार्टिकल्स आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, जिसके कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स या सॉल्यूशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर उनको समहाउ किसी तरीके से चार्ज हटा दिया जाए या उनको न्यूट्रल कर दिया जाए, अब वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर कर जुड़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे और फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो नीचे सेटल कर रहे हैं या प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोगुलेशन। सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे सेटल न कर कर सरफेस पर फ्लोट करने लगते हैं। तो कई केसेस में यह भी मिलेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे बॉटम में सेटल न कर कर, प्रेसिपिटेट न कर कर सरफेस पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो जिस केस में कोलाइडल पार्टिकल्स सरफेस पर फ्लोट करने लगे, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन। तो ध्यान दीजिए, सारा पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोगुलेशन या दूसरा नाम क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। तो बॉटम में सेटल कर जाना उसको कोगुलेशन कहते हैं, और पार्टिकल्स सरफेस पर फ्लोट कर गए उसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, ये जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स थे, इन सब पर अब निगेटिव चार्ज दिखा दे, निगेटिव 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 निगेटिव, सब पर निगेटिव चार्ज दिखा दिया गया। अब ये जिगजैग मोशन में है, ब्राउनियन मूवमेंट है, ड्यू टू रिपल्सन ये आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेबल रह जाएंगे, ये सेटल नीचे नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज हटा दिया जाए या समहाउ इनको न्यूट्रल बना दिया जाए, अब ब्राउनियन मूवमेंट तो अभी भी इनमें है, तो ब्राउनियन मूवमेंट है, ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे और धीरे धीरे बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट होकर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज होना जरूरी है उनके स्टेबिलिटी के लिए। चलिए, अब ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, इन सब पॉइंट्स को हम लोग अपने नोट्स में लिखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जो पॉइंट्स बताया गया है वही पॉइंट्स यहां पर लिखा गया है, पढ़िए। द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्व्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बिल्कुल याद रखना है, कोलाइडल सॉल्व्स या कोलाइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके कारण से, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। क्यों, तो भाई उन पर सब पर पॉजिटिव चार्ज है, सब रिपेल करेंगे तो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, या सब पर निगेटिव चार्ज है, वो उन पे आपस में रिपल्सन होगा, जिसके कारण से आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। अब आगे पढ़िए, इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड, अगर किसी तरीके से चार्ज को रिमूव कर दें, तो कैसे रिमूव करते हैं उसका प्रोसेस भी हम लोग समझेंगे। द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स या कोगुलेट एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब
कई पार्टिकल्स आपस में जुड़कर बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन वो नीचे क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल। तो कोगुलेशन का दूसरा नाम क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो नीचे बॉटम पर जो सेटल कर जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। और बॉटम पर सेटल ना कर कर सरफेस पर फ्लोट कर गए तो उसे क्या बोला जाता है, फ्लोकुलेशन कहा जाता है। तो पहले इतना उतारिए। चलिए फ्लोकुलेशन पढ़िए, जो अभी बताया गया था वही लिखा गया है। इफ द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, इंस्टेड ऑफ सेटलिंग एट द बॉटम, तो जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए बॉटम पर सेटल होने के अलावा, ठीक है ना, बॉटम पर सेटल होने के अलावा कहां पर हो जा रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ सेटलिंग एट द बॉटम, बॉटम पर न सेटल होकर कहां पर जा रहे हैं, तो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, देन इट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। तो ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, कंटेनर के बॉटम पर न सेटल होकर, इंस्टेड ऑफ सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, उसके जगह पर कहां चले गए, तो फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पार्टिकल्स को कैसे सेटल कर सकते हैं। तो याद कीजिए, कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन के कारण से पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर पाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे, वो सेटल नहीं कर पाएंगे। या निगेटिव चार्ज है सब पर, ब्राउनियन मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन ड्यू टू रिपल्सन कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। अगर ये चार्ज किसी तरीके से हटा दिया जाए या कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रल कर दिया जाए, तब उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, या उनको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, या उनको कोगुलेट कर सकते हैं। तो कोगुलेशन के कई मेथड्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स को या कोलाइडल सॉल्ट्स को कैसे कोगुलेट या कैसे प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, उसी मेथड पर हम लोग आ रहे हैं। चलिए, कोगुलेशन हम लोग समझ चुके हैं, कोगुलेशन किसे कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज है, उस चार्ज को किसी तरीके से हटा दिया जाए या उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो पार्टिकल्स आपस में जुड़कर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल हो जाते हैं, उसी को कोगुलेशन कहते हैं। और अगर सरफेस पर फ्लोट करें उसे फोकुलेशन कहते हैं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही कुछ मेथड यहाँ पर दिया गया है, एक एक कर कर पढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एक कर कर चीज़ों को समझेंगे भी। द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स कैन बी डन। तो कोलाइडल सॉल्ट्स का कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन कैसे किया जा सकता है, तो पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा मेथड है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स, तीसरा मेथड है बाय बॉइलिंग, चौथा मेथड है बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, डायलिसिस काफ़ी लंबे समय तक किया जाए, और पांचवा मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबको एक एक कर कर समझ रहे हैं। चलिए ध्यान से समझिए सारे पॉइंट्स को, एक एक कोई भी पॉइंट याद करने वाला नहीं है, सारे पॉइंट सब समझने वाले हैं। तो ये कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं, और ये डिस्पर्सन मीडियम, ये जो डॉट डॉट दिखाया जा रहा है डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल, तो ध्यान में रखिएगा डॉटेड पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं, और जो कुछ बिगर पार्टिकल दिखाए गए हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाया गया है, मान लेते हैं
इन सारे पार्टिकल पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सब पर पॉजिटिव चार्ज है। याद कीजिए, कोलाइडल पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। यहाँ जो हम लोग का एग्जाम्पल लिया गया है, इस एग्जाम्पल में सब पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं? तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब इसको हम लोग रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखने पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कोलॉइडल पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहे हैं। ये कोलॉइडल पार्टिकल आया यहाँ पर, दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल आया, तीसरा कोलॉइडल पार्टिकल आया, तो क्या होगा? ये कोलॉइडल पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज होंगे डिस्चार्ज होकर नीचे क्या हो जाएंगे? ये सेटल हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए, कोलॉइडल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करना है तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना है या चार्ज को किसी तरीके से रिमूव कर देना है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट पर आकर वो न्यूट्रलाइज होकर डिस्चार्ज हो जाएंगे और नीचे क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे। चलिए, ये पहला मेथड था। दूसरे पर आते हैं, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्व। तो इसको ऐसे ही समझिए, दो अपोजिटली चार्ज सॉल्व्स, मतलब एक सॉल्व पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे सॉल्व पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो सॉल्व दिखाया गया पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व, अगर इसमें निगेटिवली चार्ज सॉल्व मिलाया जाए, निगेटिवली चार्ज सॉल्व मिलाया जाए तो क्या होगा भाई? इस सॉल्व पार्टिकल पर, इस कोलॉइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हम लोग नेगेटिवली चार्ज वाले को मिलाएंगे, तब क्या होगा समझिए। तो ड्यू टू अट्रैक्शन, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स यहां पर ऐसे दिखा दिया गया। अब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है सब पर निगेटिव चार्ज है, सब पर निगेटिव चार्ज है, सब पर निगेटिव चार्ज है। अब जब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज तो ये ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ये निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन होकर दोनों जुड़ गए, तो जैसे ही ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल जुड़ेंगे एक बिगर पार्टिकल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो धीरे 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 पार्टिकल्स जुड़ते जुड़ते इतने बिगर हो जाएंगे कि फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी मेथड दिए गए हैं सबके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उसको किसी तरीके से समहाउ रिमूव कर देना या उनको क्या कर देना? न्यूट्रलाइज कर देना। तो पहला मेथड था हम लोग का इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा मेथड था बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्व। तो इस तरीके से जो कोगुलेशन होता है उसको हम लोग म्यूचुअल कोगुलेशन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर एरो से लिख दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन। थर्ड पर आइए, तीसरे मेथड पर बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से समझिए, बाय बॉइलिंग इस तरीके से ये हम लोग का कोलॉइडल पार्टिकल्स दिखा दिया गया है। इन पार्टिकल्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज या क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जो भी हम लोग एग्जाम्पल में ले लें समझने के लिए। अब ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं, बोले कि इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है।
और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, बॉयलिंग किया जा रहा है। क्या होगा, तो बॉयलिंग करने पर पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं, ये जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं, ये जो डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल है, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ जो कोलाइड कर रहे हैं, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, वो इंक्रीज करेगा। और डिस्पर्सन मीडियम का कोल्यूजन कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ जब इंक्रीज करेगा तो इस पर जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और फाइनली अल्टीमेटली ये पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉयलिंग के कारण से पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो गया। पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज होने के कारण से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कोलॉइडल पार्टिकल के साथ इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से कोलॉइडल पार्टिकल्स पर चार्ज क्या होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। और फाइनली चार्ज रिड्यूस होते होते वो फाइनली क्या कर जाता है, सेटल कर जाता है। चलिए, यही काम डायलिसिस के साथ भी होता है। अगर डायलिसिस काफी लंबे समय तक किया जाए तो ध्यान रखना, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस का मतलब डायलिसिस काफी लंबे समय तक किया गया है। तो डायलिसिस काफी लंबे समय तक करने पर भी कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, तो सेटल कर जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। चलिए, पांचवा हम लोग समझते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। हम लोग समझ भी सकते हैं, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाया गया, बताइए इसे प्रेसिपिटेट करवाना है तो हमें क्या करना होगा, तो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा या चार्ज को किसी तरीके से रिमूव करना होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखाया गया है। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना हो तो हमें अपोजिटली चार्ज्ड आयन को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर यहाँ पर क्लोराइड आयन ऐड किया जाए, सल्फेट आयन ऐड किया जाए, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे कोलॉइडल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होंगे वो धीरे धीरे आपस में जुड़कर फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। लेकिन ऐसा बोला जाए कि नहीं, ये हम लोग का कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो निगेटिवली चार्ज है। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज हैं, तो इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमें जो आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा पॉजिटिवली चार्ज। तो फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स को कोई नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है वो न्यूट्रलाइज करेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स को पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जो आयन है, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आयन हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन या फ्लोक्यूलेटिंग आयन। तो ध्यान में रखिए, ये जो आयन है, जिस आयन को ऐड कर कर कोलॉइडल पार्टिकल पर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे, उस आयन को क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन। चलिए, पहले अभी तक हम लोग जो समझे हैं उसको लिख लिया जाए, उसके बाद बाकी पॉइंट पर हम लोग डिटेल से आते हैं। तो पांचवा पॉइंट, इसको हम लोग और भी डिटेल से समझेंगे। चलिए, अभी तक जो भी पॉइंट्स बताया गया था वही उसी को बोर्ड पर लिखा गया है, समझते हैं दोबारा से हम लोग। When excess of an electrolyte is added, the colloidal particles are precipitated। तो ध्यान दीजिए,
ये हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस पर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में ऐड करते हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद आपस में जुड़कर ड्यू टू ग्रेविटी नीचे क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, सब पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक्वस, ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन न्यूट्रलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो क्लोराइड आयन। भाई ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव आयन इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो आयन न्यूट्रलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग आयन या फ्लोकुलेटिंग आयन। तो पढ़िए, द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोगुलेटिंग आयन, और क्या बोलते हैं उसे, फ्लोकुलेटिंग आयन। ए नेगेटिव आयन causes the precipitation of positively charged salt। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है तो निगेटिव आयन उसको प्रेसिपिटेट करेगा, और निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो उसे पॉजिटिव आयन क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। चलिए अभी बोर्ड पर जो लिखा गया है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बोर्ड पर जो भी पॉइंट्स लिखा गया उनको हम लोग समझेंगे, समझने के बाद इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ये जितना भी पॉइंट्स लिखा गया अगर सिंपल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा दें, ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये जो भी सेंटेंस लिखा गया इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पहले समझिए। तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें प्रेसिपिटेट करवाना है। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाइएगा, अभी तक जो भी साइंस पढ़े हैं उस साइंस का कॉन्सेप्ट जरा यहाँ पर लगाइए। ये कोलाइडल सॉल्यूशन, इसे हमें प्रेसिपिटेट करवाना है, ध्यान दीजिए। बोला जाए ये जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज है, इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है। हमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर कर इसे क्या करना है, प्रेसिपिटेट करवाना है। तो बोलिए कैसा, कौन सा आयन इसे प्रेसिपिटेट करेगा, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन। ऑब्वियस है इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे प्रेसिपिटेट कौन सा आयन करेगा, निगेटिव आयन इसे क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो एक बंदे ने इसमें क्लोराइड आयन के द्वारा प्रेसिपिटेट करवा रहा है, दूसरा बंदा इसमें, दूसरा पर्सन इसे सल्फेट आयन के को ऐड कर कर प्रेसिपिटेट करवा रहा है। तो एक स्टूडेंट इसमें क्लोराइड आयन को ऐड कर कर प्रेसिपिटेट करवा रहा है। भाई क्लोराइड आयन ऐड करेंगे, नेगेटिव चार्ज और क्लोराइड पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फाइनली वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ये सल्फेट आयन, वो सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, आपस में जुड़कर न्यूट्रलाइज होगा और वो फाइनली प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। अब हमें ये सोचकर बताना है कि सेम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए किस आयन की अमाउंट, कम अमाउंट की जरूरत होगी, क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन। तो ध्यान दीजिए, इस पर एक ही निगेटिव चार्ज है और इस पर दो निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, उस आयन का अमाउंट कम ऐड करना पड़ेगा। भाई दो निगेटिव चार्ज है, कम अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करेंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन का ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ेगा। भाई इस पर एक ही निगेटिव चार्ज है, तो एक निगेटिव चार्ज वाले का ज्यादा अमाउंट मिलाना पड़ेगा, दो निगेटिव चार्ज वाले का कम अमाउंट मिलाना पड़ेगा। तो दो निगेटिव चार्ज वाले का अमाउंट कम मिलाना पड़ा, थोड़ा सा ही मिलाएंगे, क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए
आयन का जितना कम से कम अमाउंट मिलाते हैं उस आयन की कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। भाई कम अमाउंट मिलाए तुरंत प्रेसिपिटेट कर गया तो उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो स्मॉल द क्वांटिटी नीडेड टू प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट करने के लिए क्वांटिटी जितनी कम होगी उस आयन की कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट लगाइए। भाई इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो निगेटिव चार्ज वाला, दो निगेटिव चार्ज था, कम अमाउंट ऐड करेंगे। क्लोराइड आयन एक ही निगेटिव चार्ज है, ज्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर अमाउंट क्या चाहिए, मोर अमाउंट चाहिए। अमाउंट इसके लिए ज़्यादा चाहिए और इसके लिए अमाउंट क्या चाहिए, लेस अमाउंट चाहिए, लेस अमाउंट। तो कम अमाउंट ही ऐड करेंगे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो सल्फेट आयन का कोगुलेटिंग पावर क्लोराइड आयन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब एक जनरल कॉन्सेप्ट लगाइए, वैलेंस जिस आयन का जितना ज़्यादा होता है कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। मैं यहां पर ऐसे बोल दूं, एक चलिए तीसरा ऑप्शन फॉस्फेट आयन यहां पर दे दिया जाए तो इस पर 3 वैलेंस का चार्ज है, ठीक है ना। तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ध्यान दीजिए, एक आयन ऐड करेंगे 3 निगेटिव चार्ज आएगा। तो ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर देगा, एक ही आयन क्या करेगा, ज्यादा कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ध्यान दीजिए, ये जब फॉस्फेट आयन ऐड करेंगे तो अमाउंट और भी कम चाहिए। तो आयन पर वैलेंस चार्ज जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं उसके लिए क्वांटिटी उतनी ही कम रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी कम क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए जो आयंस रेस्पॉन्सिबल है उस पर चार्ज या वैलेंस जितना ज़्यादा होता है उसका कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। अब पूरे सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयन, अभी हम लोग देख रहे थे भाई फॉस्फेट आयन की क्वांटिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी सल्फेट आयन की, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी क्लोराइड आयन की। और जितना कम क्वांटिटी जरूरत होगा प्रेसिपिटेट करने के लिए कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है। तो पढ़िए, ग्रेटर द वैलेंस ऑफ कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड, तो कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयन जो ऐड कर रहे हैं उस पर वैलेंस चार्ज जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, तो उसका प्रेसिपिटेट करने का पावर या कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज नोन एज हार्डी-सुल्ज रूल, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसे हम लोग हार्डी-सुल्ज रूल भी कहते हैं। अब पढ़िए, इन कोगुलेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, तो निगेटिवली चार्ज सॉल्ट द कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन पावर इज इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में, तो एल्युमिनियम आयन का कोगुलेशन पावर बेरियम आयन से ज्यादा, उसका सोडियम आयन से ज्यादा। सिमिलरली इन कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट के लिए द कोगुलेशन पावर या फ्लोकुलेशन पावर इज इन द ऑर्डर, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन का कोगुलेशन पावर फॉस्फेट आयन से ज़्यादा, फॉस्फेट आयन का कोगुलेशन पावर सल्फेट से ज़्यादा, और सल्फेट का कोगुलेशन पावर क्लोराइड से ज़्यादा। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है समझिए। तो अभी बताया भी गया था कोगुलेटिंग पावर किसी आयन का ज्यादा कब होगा, तो भाई उस आयन का जितना स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो जिस आयन का जितना स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो पढ़िए, स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड
द हायर विल बी द कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन। तो बिल्कुल याद रखना है इस पॉइंट को। smaller the quantity needed, the higher will be the coagulating या flocculating power of an ion। तो जिस आयन की क्वांटिटी जितनी कम रिक्वायर्ड होगी उसकी कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा टर्म है हम लोग का कोगुलेशन वैल्यू। पहले ऐसे ही समझिए, कोगुलेशन वैल्यू किसे कहते हैं? कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू भी इसे बोला जाता है। समझिए, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया, ध्यान से समझिए। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है उसी को कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन, कितना लीटर? 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है उसी को क्या कहते हैं? कोगुलेशन वैल्यू। तो इसको देखने से पहले आप लोग अपने मन में इसको बोलिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना लीटर? बोलिए अपने मन में, कितना लीटर? 1 लीटर। उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का कैसा अमाउंट? मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन वैल्यू। और कोगुलेशन वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को बोलते हैं कोगुलेटिंग पावर। अब पढ़िए, द मिनिमम अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स पर लीटर। द मिनिमम अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन किसमें? मिलीमोल्स पर लीटर में, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन जो रिक्वायर्ड है to cause precipitation of 1 liter of a colloidal solution is called coagulation value और flocculation value। तो एक फॉर्मूला दिया गया है कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर। नेक्स्ट पढ़िए, रेसिप्रोकल ऑफ कोगुलेशन वैल्यू इज रिगार्डेड एज कोगुलेटिंग पावर। तो ध्यान रखना है, कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेटिंग पावर एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं।